ओके गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। करेक्ट। तो वी आर बैक विथ अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मतलब कुछ चीज़ चेंज हुई है, या सप्लीमेंट मतलब कुछ चीज़ ऐड हुई है। तो ये जो सेशन है ये पर्टिकुलरली जून 23 एग्जाम में एप्लीकेबल हो गया। इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले एक शीट इशू करता है, और इंस्टीट्यूट इज द गॉड ना। एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी आपको रिश्ता वही सोच नहीं। करेक्ट बात, आपको सोच अच्छी रखनी पड़ेगी आईसीएसआई के प्रति। एंड गाइस, इंस्टीट्यूट ने आपको ये शीट इशू किया है, सप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर जून 23 एग्जामिनेशन ईबीसीएल। तो ये सिर्फ जून 23 नहीं, जो बच्चे दिसंबर 23 भी पढ़ रहे हैं या जून 24 भी पढ़ रहे हैं, इन्हें ये कंप्लाई करना है। एक बार एप्लीकेबल हो गया मतलब आगे वाले अटेम्प्ट्स में भी आएगा। और ये फेवरेट एरिया होता है एग्जामिनर का, एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में तो बनता ही बनता है। एक आधा अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 से 5 मार्क का क्राइटेरिया बन सकता है। करेक्ट बात। सबसे पहले तो दो टॉपिक में अमेंडमेंट है या चेंजेस है। एक टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक टॉपिक है ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओडीआई में बहुत सारे चेंजेस है, कंज्यूमर में सिर्फ एक जगह पे चेंज है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, लेसन नंबर 6 ओडीआई एंड बेसिकली 13 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो गाइस, जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, ड्राइव लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मैंने बनाए हैं। ये मैं सप्लीमेंट भी उसमें डाल रहा हूँ ड्राइव में, और प्लस मैं आपका नोट्स मैंने जो थोड़ा सा पॉइंटर फॉर्म में बनाया है वो भी डाल रहा हूँ। तो आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स थोड़ा आसान होगा समझने के लिए, नियर बाय सेम ही है। करेक्ट गाइस। तो ये दो टॉपिक में चेंजेस है, ओडीआई एंड कंज्यूमर लॉस। तो कंज्यूमर लॉ में एक ही चेंज है, तो वो पहले देख लेते हैं। तो कंज्यूमर लॉ खत्म होगा, फिर आराम से ओडीआई समझेंगे। करेक्ट। तो कंज्यूमर लॉ में ये देखो, इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट, पिक्यूनरी लिमिट बदल दी है। पहले पिक्यूनरी लिमिट बहुत बड़ी बड़ी थी, बट अभी इनको समझा कि बहुत सारे केसेस तो छोटे स्केल के बन रहे हैं, 10 लाख की कंप्लेंट, 20 लाख की कंप्लेंट। करेक्ट है, मतलब समझो मेरी बात। तो इन्होंने क्या किया, द थ्रेशोल्ड लिमिट टू फाइल अ केस, कि अगर तुम्हारा कंप्लेंट 50 लाख तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास फाइल होगा। पहले लिमिट अलग थी। करेक्ट है, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है तो ये स्टेट कमीशन के पास फाइल होगा। और 2 करोड़ के ऊपर की कंप्लेंट है, कल एग्जाम्पल है कि कल यश ने अगर 4 BMW कार खरीदी और एक एक कार 1-1 करोड़ की है, 4 को कार खराब निकली, करेक्ट बात, और उसे कंपनी चेंज करके नहीं दे रहा है, तो एज अ कंज्यूमर वो कहां पर जाएगा, नेशनल कमीशन, क्योंकि कंप्लेंट इज अबाउट 2 CR। तो ये लिमिट्स में, पिक्यूनरी लिमिट्स में बदलाव लाया है। ये सिंगल चेंज है जो आपको ध्यान में रखना है। बताइए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है? अप टू 50 लाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना बात, 50 लाख टू 2 CR स्टेट, एंड अबाउट 2 CR नेशनल। बस एक ही चेंज है, ये हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट। करेक्ट गाइस। देखो मैं आपको इंस्टीट्यूट के यहाँ देखो, ये नोटिफिकेशन आया था 31 दिसंबर 2021, ठीक है, 2021, ठीक है, 30 दिसंबर। अगर ये 1 जनवरी को आता तो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बट ये 31 दिसंबर तक जो भी चेंजेस हैं वो जून 23 के लिए एप्लीकेबल है, एंड आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना बात। तो ये इन्होंने नोटिफिकेशन पास किया है, और इन्होंने क्या किया, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बदला है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। 50 लाख टू 2 CR एंड अबाउट 2 CR। बात खत्म हो गई। करेक्ट गाइस। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर लॉस का जो भी चेंजेस है वो हमने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत? अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें ड्रास्टिक चेंज है। अगर आपको एफडीआई थोड़ा बहुत समझा होगा, थोड़ा बहुत, करेक्ट बात, तो एफडीआई को मैच करते हुए ओडीआई आ गया, करेक्ट बात। तो इन्होंने क्या किया, अब ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 3 है। क्या 3 है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022, करेक्ट है, ओवरसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022। तो 2022 में ये बदलाव आया है जो आपके अटेम्प्ट पर एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट इशू करके नोटिफाई कर दिया है। करेक्ट गाइस। तो ये 3 चीज आपको समझनी है। देखो 3 चीज ओवरसी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट रूल्स, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस। वेरी क्लियर गाइस। जिसमें से जो रेगुलेशन है वो आपको पढ़ना है। रेगुलेशन इज इश्यूड बाय आरबीआई, रूल्स आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट,
करेक्ट बात। तो यहां पर आपको समझना है कि आपको सबसे पहले क्या एप्लीकेबल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022। तो कोई आएगा तो कोई जाएगा, कोई आया तो कुछ चीज रिपील हो जाएगी। तो क्या रिपील हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेगुलेशन 2015 का, और टिस्प्रो ट्रांसफर और इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2004 ये रिपील हो गया है। और अब इन दोनों की जगह पर ये दोनों रेगुलेशन हटकर नए रेगुलेशंस आ गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022। समझे क्या मेरी बात? तो आपको पहले दो रेगुलेशन के तहत आपने चैप्टर पढ़ा, जो आपने पूरा पढ़ा ना चैप्टर के अंदर, वो दोनों रेगुलेशन में बस नाम नहीं दिया होगा आपने, समझो मेरी बात। बट अभी क्या है, आइडियलिस्टिकली देखो, अगर मैं मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रोना ही नहीं, करेक्ट। जिंदगी में एक ही बार मेहनत करके खत्म करना है, ठीक है ना बात। तो यहाँ पर देखो चैप्टर 6, ओके, ये देखो, ये ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक तरीके से, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2004। तो गाइस आपने ये रेगुलेशन पढ़ा था 2004 रेगुलेशन। इस रेगुलेशन में जो बोला है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडियन पार्टी इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया के बाहर। बेस्ट एग्जांपल रतन टाटा या टाटा मोटर्स टू जयगौर है, ये टॉपिक है। मतलब अपने लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी ग्लोबल जाना है, उनको भी मार्केट इंटीग्रेट करना है, ग्लोबल मार्केट में लड़ना है, तो इन्वेस्टमेंट्स बाहर करने पड़ेंगे। जितना इंडियन पर्सन्स ग्रो करेगा उतना अच्छा है देश के लिए, फॉरेक्स आएगा बहुत सारा, करेक्ट है। तो ये रेगुलेशन आपने पढ़ा, देखो मॉड्यूल के अंदर भी नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2004। तो ये दोनों रेगुलेशन को रिपील किया गया है। बताओ कौन से दो रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2004, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2015। हटकर कौन सा रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022। वेरी क्लियर गाइस। प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, पर्सन इज इन इंडिया, तो ओडीआई माना जाएगा, करेक्ट बात। तो ये आपको समझा है। देखो पहले क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अलग, इक्विटी वगैरह। बट अभी एक ही रेगुलेशन में दोनों बात की जा रही है, एक ही रेगुलेशन में दोनों गाइडलाइंस किया जा रहा है। वेरी वेरी क्लियर गाइस। तो यहां पर ये हो गया रेगुलेशन विच इज सुपरसीडिंग ऑन द नोटिफिकेशन, सुपरसीडिंग ऑन द नोटिफिकेशन। गाइस आपको ये समझ आ रहा है? चलो यस यस यस। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कहें यार, थैंक यू। हाँ, जितने बच्चे जीडीपीडी में या जब भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बात समझना, आप जब लेक्चर अटेंड करोगे साथ में रिसाइट कर लेना, साथ में खत्म कर लेना है। सब भरोसा मानना, आज जो अमेंडमेंट है ना, ये मैं मान रहा हूँ कि ओडीआई का पूरा रिवीजन चल रहा है। ये क्या चल रहा है, पूरा ओडीआई का रिवीजन चल रहा है, भरोसा मानना। मैराथन में अपने 6 से 7 चैप्टर किए थे, 1 मिनट, 11 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर ब्रीफ में किए, करेक्ट है। एक चैप्टर हमने ऑलरेडी जो था वो हमने एफटीपी, करेक्ट बात, वो रिवीजन में लिया, 7 8 हो गया। ओडीआई कितना हो गया, 9th चैप्टर। ये पूरा चैप्टर ही बदल दिया है भाई, पूरा चैप्टर ही बदल दिया है, भरोसा मानना। बट वो बहुत सारे पुरानी चीज भी कॉपी पेस्ट है, तो टेंशन नहीं है। तो ये आप चैप्टर ही पढ़ रहे हो मेरे साथ, ऐसा समझ लेना। और आपका एक चैप्टर का पढ़ाई खत्म हो रहा है, इस तरीके से पढ़ना है, जोर जोर से रिसाइट करना है, पॉज करके रिपीट करना है, तो आपका काम होने वाला है। वेरी क्लियर गाइस। तो 1 मिनट, हम लोग को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताओ कितने, 3। ओवरसी इन्वेस्टमेंट रूल्स, ओवरसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, ओवरसी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन। जिसमें से रेगुलेशन ने किसको रिपील किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2004, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2015। ये हटकर क्या आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2020। अब पहला, सो व्हाट इज ओडीआई? पहले मीनिंग अलग था, अब अलग है। इजी है, डोंट वरी, भरोसा मानना। देखो जैसे आपने एफडीआई और एफपीआई पढ़ा, एफडीआई अबाउट 10%, एफडीआई लेस देन बिलो 10% एफपीआई, यहां पर भी वही आ गया। यहां पर भी ओपीआई एंड ओडीआई, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
अरे जैसे बाहर वालों को हम इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं, हम लोग अपने लोगों को भी अलाउ करेंगे ना। तो पहले उन्हें एफडीआई बदला, 2019 में एफडीआई बदला, 2022 में ओडीआई की प्रोविजन बदले। गवर्नमेंट बहुत डायनामिक है, समझो मेरी बात। तो आपने जैसे एफडीआई एफपीआई पढ़ा है, यहां पर ओडीआई ओपीआई करके कंसेप्ट आएगा। ओडीआई इज ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओपीआई इज ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझे क्या मेरी बात? तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट एफडीआई के जैसे। देखो क्या सेम है, ये देखो अनलिस्टेड कंपनी है, फिर भले वो 10% के नीचे हो या 10% से ज्यादा हो, अनलिस्टेड कंपनी जो है उसमें अगर पैसा लगा रहे हो इंडिया के बाहर, यूएस के अंदर एक अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो भाई साहब वो हमेशा ओडीआई में ही आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं माना जाएगा। आपने पढ़ा ना एफडीआई एफपीआई में भी, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में कोई आउटसाइडर इंडिया में पैसा लगाता है, वो हमेशा एफडीआई ही माना जाता है, एफपीआई नहीं माना जाता है। वैसे ही हम लोग बाहर पैसा लगाएंगे और वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो हमेशा ऑलवेज इट विल बी ओडीआई। बट लिस्टेड कंपनी है और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% या 10% से ज़्यादा है, तो वो क्या है? ओडीआई। और 10% से कम है, अगर टाटा मोटर्स ने क्या कर रही है? ओडीआई 100% शेयर खरीदे, जैगुआर रेंज रोवर, जो भी आप नाम, क्या नाम बोलते हैं, लैंड रोवर रेंज रोवर, या थोड़ा इंग्लिश कम आती है, तो जैगुआर रेंज रोवर, या अपने, हम तो मारुति का स्पेलिंग भी नहीं आता था। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, अंडरस्टैंड, समझो मेरी बात, कि अगर कोई भी इंडिया के बाहर कोई लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा पैसा लगाया है, वो क्या माना जाएगा? ओडीआई। सर 10% से कम लगाया है तो क्या माना जाएगा? ओपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये चीज उन्होंने मैच करी है एफडीआई के साथ, इसलिए आपको इजी जाएगा। इजी भी है, टेक्निकल भी है, नई चीज भी है, और थोड़ा रिपीटेशंस भी है, तो आपको ध्यान देना है। करेक्ट बात सर। और एक बात, मैंने कंपनी में ऐसा लगाया, लिस्टेड कंपनी है, मैंने उनके कंपनी में सिर्फ 6% शेयर लगाया, बट मेरा इतना बार्गेनेबल पोजीशन है, मैं मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं, मैं उनके कंट्रोल मेरे हाथ में है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट के तहत कंट्रोल मेरे हाथ में है कि डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना है। तो आपने 10% के नीचे पैसा लगाया है, बट कंपनी का कंट्रोल भागदौड़ आपके हाथ में है, तो भी ओडीआई माना जाएगा। लेट मी टेक एग्जांपल। रतन टाटा ने, यूएस की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें 9% पैसा लगाया, बट उन्हें कंडीशन लगाई, रतन टाटा का नाम लगते बिजनेस चलेगा उनका, तो रतन टाटा ने मैं 9% लगा रहा हूं, बट डायरेक्टर मैं चुनूंगा। एज पर दी शेयर होल्डर एग्रीमेंट, डायरेक्टर अपॉइंट करने की आधे से ज्यादा जिम्मेदारी रतन टाटा के हाथ में। क्या कंट्रोल रतन टाटा जी के पास है? यस। बट क्या इन्वेस्टमेंट 10% के ऊपर है? नहीं। इवन इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%, बट यू हैव दी कंट्रोल, तो यू हैव डन ओडीआई। तो पहली बात 10% के ऊपर है तो बात ही खत्म हो गई, बट 10% के नीचे, बट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप मेरी बात मानना, कंट्रोल आपके पास है, तो उस केस में आपने ओडीआई में ही कवर किया जाएगा, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल आपके पास है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे 1%, 2%, 10%, 20, 30, 40, 100, हमेशा ओडीआई, हमेशा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिस्टेड कंपनी में 10% के ऊपर है तो ये क्या माना जाएगा? ओडीआई। 10% के नीचे ओपीआई, 10% के नीचे बट कंट्रोल आपके पास है, ओडीआई। देखो इन्वेस्टमेंट विद कंट्रोल, भले इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%, कंट्रोल आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है, तो वो ओडीआई माना जाएगा। देखो यहाँ पे इन्हें वही किया, एक्विजिशन ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर, इन्वेस्टमेंट विथ कंट्रोल वेयर इट इज लेस देन 10% ऑल्सो, वो ओडीआई के डायरेक्शन में आ जाएगा। सर कंट्रोल मीन्स राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, समझे मेरी बात? करेक्ट गैस? तो मैंने आपको यहाँ पे एकदम समराइज फॉर्म में दिया है, जो आपको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा याद रहे। करेक्ट है? ओडीआई का मतलब देखो 3-4 वर्ड है, एक है फाइनेंशियल कमिटमेंट, एक है ओपीआई, एक है ओडीआई, एक है ओआई। समझा दो, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, 2 मिनट रुको समझना, थोड़ा सा समझते हैं। एक होता है ओआई, ओवरसी इन्वेस्टमेंट। जब ओवरसी इन्वेस्टमेंट है तो 2 चीज है, एक है फाइनेंशियल कमिटमेंट,
करेक्ट है, एंड एक है OPI, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बराबर है। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट में अलग अलग चीज है, ODI, करेक्ट है, डेट एंड नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट। ये क्या होता है समझाता हूं। ओवरसी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझना, ओवरसी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स टू थिंग्स, विच टू थिंग्स? फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपके लिए नए वर्ड्स हैं। पोर्टफोलियो आप समझ गए, लेस देन, ये तो आपको समझिए, बराबर है। अगर कोई भी बंदा फाइनेंशियल कमिट करके आ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, किस फॉर्म का कमिटमेंट? इक्विटी फॉर्म में करके आ रहा है, ऑब्वियसली मोर देन 10%। डेट फॉर्म में करके आ रहा है, कर्जा, कंपनी में इक्विटी भी दे रहा है, कर्जा भी दे रहा है, ECB की तरह। एक्सटर्नल कमर्शियल बाहर से बोल रहा, हम दे रहे कर्जा, करेक्ट है। डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा रहे हैं, करेक्ट है। या नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट, पैसा नहीं देगा, टेक्नोलॉजी देगा, पैसा नहीं देगा, मैनेजरियल एबिलिटी दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें पेटेंट दे दूंगा, तुम्हें टेक्नोलॉजी दूंगा। तो तुम पैसे नहीं लगा रहे बट उस कंपनी को पेटेंट दे रहे हो, आर यू लाइक आई? तो नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट हो गया। ये सब फाइनेंशियल कमिटमेंट माना गया है, ODI, डेट एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट, करेक्ट है। ये मिलाकर प्लस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मिलाकर आपका बनेगा ओवरसी इन्वेस्टमेंट। क्या बनेगा? ओवरसी इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये समझना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ODI का मीनिंग क्लियर हुआ है क्या? बताओ गाइस, बताओ व्हाट इज ODI? अनलिस्टेड कंपनी, एनी इन्वेस्टमेंट इज ODI। लिस्टेड कंपनी अबाव 10% इज ODI, करेक्ट है। एंड अगर लिस्टेड कंपनी लेस देन 10% बट कंट्रोल मेजॉरिटी डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो तो क्या माना जाएगा? ODI, करेक्ट है बात। अब ये देखो, ओवरसी इन्वेस्टमेंट, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओवरसी इन्वेस्टमेंट विच इज ब्रॉडर, ओवरसी इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर एक पार्ट है, क्या है? ODI। तो ओवरसी इन्वेस्टमेंट मीन्स टू थिंग्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड, ये दो चीज मिलकर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई इंडिया के बाहर। अरे हाँ या ना? एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल कमिटमेंट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है, एंड ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म में कौन से फॉर्म होते हैं? ये देखो, फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। आपने पैसे नहीं दिए बट टेक्नोलॉजी दिया, पैसे नहीं दिए पेटेंट दिया, आपने पैसे नहीं दिए मैनेजरियल सपोर्ट दिया, पैसे नहीं दिए बट आपने आपका नाम दे दिया। तो नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट ये आप कर रहे हो, ये सब फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो लॉन्ग टर्म माना गया है। पल्ले में आ रहा है क्या? क्या जा रहा है? सही बताना, पक्का ना, मतलब ईमानदारी से, करेक्ट। तो अब ये देखो, ओवरसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट ODI इज पोर्टफोलियो, करेक्ट बात। देखो, OPI मीन्स अदर देन ODI बट नॉट इन अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट है, नॉट इन अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट। अनलिस्टेड में हमेशा क्या रहेगा? ODI, बरोबर है। ये एक चीज कवर हो गई। देखो ये सारी बातें यहाँ लिखी है आपको मैं, देखो, ओवरसी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स ODI, डेट एंड नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी। समझे? मैंने पॉइंटर दे दिया इसमें। जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अदर देन ODI बट नॉट इन अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट। समझो मेरी बात, करेक्ट है। तो यहां तक आप कनेक्टेड है, करेक्ट है। तो आपको मैंने ODI समझाया, OI समझाया, OPI समझाया, FC समझाया। फाइनेंशियल कमिटमेंट, ओवरसी इन्वेस्टमेंट, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये चारों टर्म क्लियर हो गए, करेक्ट गाइस। अब ये देखो, कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट में आप, डेट का अभी रेफरेंस आया ना, आपने किधर पढ़ा? डेट, फाइनेंशियल कमिटमेंट। कमिटमेंट लॉन्ग टर्म देते हैं आप, शादी की कमिटमेंट होती है ना, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। वैसे लॉन्ग टर्म होती है, आप लोग के लिए अलग हो सकता है, करेक्ट है बात। आप लोग शायद शॉर्ट टर्म करें, आई डोंट नो, या अमेंडमेंट है। मैं तो कमिटमेंट वर्ड को बहुत बड़ा मानता हूँ मैं कमिटमेंट वर्ड को बड़ा मानता हूँ, करेक्ट है बात। कमिटेड रहना बहुत बड़ी बात होती है, बट आप लोग की कमिटमेंट ही बदलती रहती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर बैच मॉड्यूल टू मॉड्यूल अमेंडमेंट आ जाते हैं।
मॉड्यूल टू मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 में कमिटमेंट अलग, मॉड्यूल 2 में कमिटमेंट, फाइनल में अलग कमिटमेंट, सीएस बनने का अलग कमिटमेंट, ऐसा नहीं है। एंड फाइनल कमिटमेंट एक ही रहने वाली जिंदगी में। एक बात समझो, कुछ लोग हंस रहे हैं बट स्नैप में लोग ऐसा हार्ट वाला भी इमोजी डालते हैं, और जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। तो अब मेरी बात समझो, ये जस्ट थोड़ा जोक बीच में जरा ब्रेक हो जाता ना बोलने में मेरे लिए खुद को। तो अब ये देखो, डेट इंस्ट्रूमेंट, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट कहाँ पढ़ा? फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट कितनी चीज है? 3। कौन से 3? ओडीआई, डेट एंड नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट। वेरी क्लियर गाइस। तो डेट इंस्ट्रूमेंट क्या दे सकते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाए, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन, अब सिक्योरिटाइजेशन इज सिक्योरिटी वर्ड, मतलब ज्यादा एसेट डेट सिक्योरिटाइजेशन, करेक्ट है। एसेट्स, पूलिंग ऑफ एसेट्स, कन्वर्टिंग इनटू सिक्योरिटी, ये वो मैं नहीं समझाऊंगा। उसके बाद बोरोइंग्स एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स, करेक्ट है बात। जहाँ पर डीआर के नीचे अंडरलाइनिंग एसेट इज डेट इंस्ट्रूमेंट। तो वो अगर डीआर के डिपॉजिटरी रिसीट शेयर्स का भी हो सकता है, डिबेंचर्स का भी हो सकता है, करेक्ट बात। तो शेयर्स का है तो भी चलता है, डेट इंस्ट्रूमेंट भी बेचा है दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में तो भी वो क्या माना जाएगा? डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये उन्होंने बस मीनिंग दिया आपके इसमें, एक्चुअली कोई अर्थ नहीं था, बस दे दिया उन्होंने। हाँ, ये वाला डेट इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें, यस वो एनकम्बर्ड ही रहता है हमेशा, एसिड पूल करते हैं और उसके हमें सिक्योरिटी रहता है। वेरी क्लियर। तो गाइस ये उसने बस मीनिंग दिया, तो मैं इसका कोई कवरेज नहीं कर रहा हूँ, उन्हें डेट पे ध्यान नहीं दिया, इनका फोकस इक्विटी पर ही है चैप्टर में, करेक्ट गाइस। तो बस दिया है तो मैंने बता दिया, ओके, इतना रेलिवेंट नहीं है ये चीज़। अब कौन कौन इंडियन पार्टी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? कौन कौन? ठीक है ना बात। कंपनी कर सकता है, करेक्ट है, कंपनी तो सबसे पॉपुलर है। बॉडी कॉर्पोरेट विच इज बाइंग क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, करेक्ट बात। पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना। एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट एंड एनी अदर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो इन्होंने यहाँ पर भी ये कॉपी पेस्ट है, पुराने इसमें भी यही था। इंडियन पार्टी कौन है? ये देखो, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ, एलएलपी दिस एंड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड एंड एनी अदर इफ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब इंडियन पार्टीज है जो क्या कर सकता है? ओडीआई। तो इनके अलावा जिनको करना है वो लोग आएंगे अप्रूवल रूट में, सोल प्रोप्राइटर, ट्रस्ट, सोसाइटी, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अरे इंडिया में ना 8 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, एलएलपी, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पढ़ा है ना आपने ये सारी चीजें, करेक्ट बात। उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ एलएलपी, कंपनी, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सेक्शन 8 ट्रस्ट एंड सोसाइटी। तो जिनको ऑटोमेटिक रूट में डाला है वो उनको कितना कौन है? कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, एलएलपी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। इनके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटर, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपल्सरली ये लोग आएंगे अप्रूवल रूट। तो ये हो गए इंडियन पार्टी कि कौन इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, कोई दिक्कत? सब प्रोसीजर। सर ओवरसी इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया बताइए, व्हाट इज द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड? आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड? दिस इज द पॉइंट, करेक्ट गाइस। तो प्रोसीजर, आपको पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म एफसी, फॉरेन करेंसी, करेक्ट बात। तो फॉरेन कोलैबोरेशन भी बढ़ा सकता है। तो याद देखो, आपको ये फॉर्म सबमिट करना है टू द नॉट आरबीआई। आरबीआई इतना खाली नहीं बैठा है, आरबीआई ने अपने पिट्टू रखे हैं। पिट्टू कौन है? एडी बैंक, एडी बैंक, ऑथराइज डीलर बैंक। अभी आपको आता है, मैच्योर हो गया, करेक्ट, ये वर्ड्स आपने वाकिफ हो गया अभी, करेक्ट बात। एडी बैंक के पास फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए, करेक्ट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे एडी बैंक, और अगर वो ऑटोमेटिक रूट है तो एडी बैंक के पास ही आएगा। अप्रूवल रूट है, एडी बैंक किसको फॉरवर्ड करेगा? आरबीआई, बराबर है ना। ईसीबी में भी ऐसे ही है, आपको फॉर्म ईसीबी फाइल करना है और अगर अप्रूवल रूट है, ईसीबी फॉर्म किसको जाएगा? आरबीआई, आरबीआई की कमिटी स्टडी करेगी, करेक्ट बात। तो अप्रूवल रूट है, द एप्लीकेंट विल अप्रोच द बैंक एंड द बैंक विल फॉरवर्ड द प्रपोजल टू आरबीआई। अब वो खुद पहले स्क्रूटिनी करेगा, पहले वो रिकमेंडेशन भी वो पूरा स्टडी करेगा, वो अपना रिकमेंडेशन लिखेगा, उसके बाद वो आरबीआई को देगा और आरबीआई उसके ऊपर फिर रिसर्च करेगा। समझे क्या मेरी बात? उसके बाद में आपको एक नंबर मिल जाएगा,
पहचान नंबर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन नंबर। वो नंबर हर कम्युनिकेशन में एक कंट्रोल नंबर होता है कि आपका फाइल नंबर क्या है, वो नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। वेरी वेरी क्लियर गाइस। उसके बाद प्रपोजल सबमिटेड टू आरबीआई अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड एंड इंडेक्स। प्रपोजल बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं होता कि 2 कागज के टुकड़े दे दिए ओवरसी इन्वेस्टमेंट किए। समझो मेरी बात, आपका पूरा बंच होता है तो प्रॉपर इंडेक्स, पेज 1 क्या है, पेज 2 में क्या है, बंच 3 में क्या है, प्रॉपर नंबरिंग एंड करके आपको प्रपोजल सबमिट करना है। एंड एप्लीकेशन के साथ आपको क्या जानकारी देनी है, आपका खुद का बैकग्राउंड, आपके बारे में कि पैसा क्यों लगा रहे हैं आप, व्हाट इज द रीजन, करेक्ट है, क्या फेमा के कौन से सेक्शन में परमिशन ले रहे हो, और बैंक का खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन से बैंक का, एडी बैंक, क्योंकि एडी बैंक पूरा स्टडी करके फिर आरबीआई को भेजेगा। एडी बैंक ग्राउंड स्टडी करके आरबीआई को भेजेगा। क्या स्टडी करेगा, क्या ये प्राइमरी वायबल प्रोजेक्ट है, क्या ये इन्वेस्टमेंट जायज़ है क्या नहीं है, क्या बनने लायक है क्या नहीं है, क्या ऐसी हवे में तुक्का है, क्या ऐसे ही लगा रहे कि सच में दिख रहा है कि इसमें दम है। वायबिलिटी मतलब वायबल है कि नहीं, सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, करेक्ट बात। बेनिफिट्स इंडिया को क्या होगा इसमें, कंपनी की फाइनेंशियल परिस्थिति क्या है, क्या वो करने लायक है या नहीं है, एंड एनी अदर मटीरियल इंफॉर्मेशन। ये पूरी जानकारी कौन देगा, एडी बैंक। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाकर साथ में अटैच करके आरबीआई को भेजेगा। साथ में वो अपना खुद का रिकमेंडेशन कि उन्हें क्या लगता है, उनकी क्या सोच है। एडी बैंक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, क्लाइंट को जानता है, तो उसका खुद का सुझाव क्या है, रिकमेंडेशंस क्या आरबीआई को, वो भेजेगा। पहले पूरा स्टडी देगा, हमें लगता है ये है और हमारा सुझाव ये है कि अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है, रिकमेंडेशन। एंड एक पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कौन सी सब्सिडरी है, कौन सी एसोसिएट है, कहाँ पे इनका बिजनेस फैला हुआ है, इसकी पूरी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आरबीआई को दिया जाएगा। तो जिसको भी ओडीआई करना है, पहला सबमिट द फॉर्म इज फॉर्म एफसी, करेक्ट, along if approval route form will be forwarded to RBI, correct बात, you will be allotted a transaction number, the form should be properly numbered and indexed, and along with the form provide the supporting document which contain the following content। क्या content है, पहला reason for seeking approval, कौन से section में approval ले रहे हो, second observation of the AD bank, क्या observation, viability of project, प्रोजेक्ट बनने लायक है या नहीं है, बेनिफिट्स अक्रू टू इंडिया, इंडिया को क्या फायदा होगा इसमें, करेक्ट बात। तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन एंड द बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड, इनका जो है एनी अदर थिंग्स। साथ में वो लोग क्या देंगे, रिकमेंडेशंस कि क्या सुझाव है, एंड प्लस वो लोग एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे कितनी सब्सिडरी कंपनी है या नहीं, क्या क्या है, किधर किधर सब्सिडरी है, कितने स्टेप डाउन सब्सिडरीज है, ये पूरा देंगे। दिस इज द प्रोसीजर डन। देखो ओडीआई खत्म, ओपीआई का मीनिंग खत्म, फाइनेंशियल कमिटमेंट खत्म, ओआई खत्म, क्या क्या सुपरसीड होके क्या क्या रिपील हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म एफसी फाइल करना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एडी बैंक को देना पड़ेगा, अप्रूवल रूट है तो एडी बैंक आरबीआई को भेजेगा, वो साथ में अपना स्टडी ऑब्जर्वेशन भेजेगा, वायबिलिटी स्टडी करेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्टडी करेगा, इंडिया को क्या फायदे होने वाले स्टडी करेगा, साथ में वो अपना सुझाव लिखेगा और पूरा डायग्राम भेजेगा कि क्या कंपनी का कितनी सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट्स है। ये हो गया प्रोसीजर्स, एकदम ईजी है। अरे सच बताओ ईजी है कि नहीं। कुछ प्रपोजल केंद्र सरकार से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का था ही नहीं, पहले सिर्फ आरबीआई था, इधर अप्रूवल रूट आरबीआई और नो अप्रूवल ऑटोमेटिक रूट, अभी आ गया टांग डालने सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ प्रपोजल कौन करेगा डिसाइड, सेंट्रल, मतलब पासिंग द पार्सल, आप अप्लाई करोगे एडी बैंक को, एडी बैंक भेजेगा आरबीआई, आरबीआई भेजेगा गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एफसीआरए अमित शाह जी के पास जाएगा, वो देखेंगे अलाउ करना है कि नहीं करना है, पैसा अलाउ करना है इंडिया के बाहर जाना है कि नहीं भेजना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो अभी इन्होंने नई चीज ऐड करी है कि सर्टन ओडिया नीड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की मंजूरी लगेगी भाई, उनके माथे टेकने पड़ेंगे, समझ जाइए आप, करेक्ट है, जो बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बात समझो, मिठाई का डब्बा भेजना पड़ेगा, प्लीज हमारा मंजूरी ले लीजिए, ओडीआई ओपीआई जो भी है, ओडीआई की बात चल रही है। हाँ तो अब ये देखो
ओवरसी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये वर्ड आपको अभी समझ गए? इफ डन इन पाकिस्तान, हाँ, आपके चहीते मुल्क, आपके प्रिय देश, आपके प्यारे संबंध है वहां पे, और आप उधर ओडीआई करना चाह रहे, क्या देश में कम था जगह पैसा लगाने के लिए? आप उधर जाके खतरों के खिलाड़ी है। आप 195 कंट्री में से 2-3 कंट्री घूमना नहीं चाहेंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन जाना चाहता है पिकनिक में? कोई ऐसा था? व्हाट अ लग्जरियस ट्रिप टू पाकिस्तान। यश को भेजेंगे हनीमून पे। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, हाँ, एक जगह पाकिस्तान भेजेंगे, एक जगह पे अफगानिस्तान। तो अब ये देखो, मैं अभी तो 2 की बात करूंगा ना मैं, तो यहाँ देखो। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, समझो मेरी बात, अगर आप कोई भी पाकिस्तान में पैसा लगाना चाह रहे, या ऐसे जिला जुरिस्डिक्शन में जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम खतरा वाला जोन डिक्लेयर करे, वहां पैसा लगाना चाह रहे हैं, या स्ट्रैटेजिक सेक्टर, कुछ ऐसी सेक्टर जो ऑयल गैस ऐसे जगह पे पैसा लगाना चाह रहे हैं जिससे देश को फायदा होने वाला है, तो ये आपको डिस्कशन करके ही पैसा लगाना है। किससे डिस्कशन करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो डायरेक्ट करेंगे कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। पहला आप जाओगे एडी बैंक, एडी बैंक से जाएगा आरबीआई, आरबीआई देखेगा अरे ये प्रपोजल तो केंद्र सरकार वाला है, हे देखो आप देख लो, हम लोग ये देखने वाले हैं नहीं है। करेक्ट बात? तो एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड बाय एडी बैंक टू आरबीआई एज पर द प्रोसीजर ऑन फॉरवर्ड सबमिशन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, पासिंग द पार्सल। तो गाइस, जहां पर भी आपको कहीं ना कहीं क्या लगाना है पैसा, पाकिस्तान में कुछ ऐसे जुरिस्डिक्शन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, या स्ट्रैटेजिक सेक्टर। सर स्ट्रैटेजिक सेक्टर कौन सा होता है? ये देखो, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स, मिनरल्स, ओर्स, सबमरीन, स्टार्टअप्स। इंडिया के बाहर स्टार्टअप, इंडिया में इतना इनोवेशन बाहर क्यों लगा रहे भाई? करेक्ट बात? तो आज हमें ये स्ट्रैटेजिक, मतलब ये ऑयल गैस वगैरह जो इंडिया में आएगा, ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आप बाहर जाके फैक्ट्री खरीद रहे हो और वहां से ऑयल खरीद के इंडिया में लाने वाले हो, बहुत बड़ी बात है। बाहर के बाहर ऑयल नहीं जाना चाहिए, समझो मेरी बात। ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो, आरबीआई को नॉलेज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टडी करेगा प्रपोजल को और आपको डिसाइड करेगा क्या करना और क्या नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड एज अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने यहां पे भी ऐसे ही कुछ दिया है। प्रोसीजर देखो, ये प्रोसीजर पढ़ा ना आपने, फॉर्म एफसी सपोर्टेड बाय दिस, बहुत डिटेलिंग दिया मैंने, थोड़ा सा कट शॉर्ट करने की कोशिश करी है। करेक्ट है? एप्लीकेंट अप्रोच एडी बैंक विल फॉरवर्ड द प्रपोजल टू आरबीआई इन केस ऑफ अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट आया, अरे हाँ है ना। फिर ये पूरा डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड देंगे, ये देंगे रीजन, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन देंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे, सच अदर प्रपोजल देंगे, सब आरबीआई, ये सारे प्रपोजल आरबीआई को जाएगा। अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला? स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, पाकिस्तान और ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, यहाँ पे पैसे लगाने से पहले, तो मैंने उसको थोड़ा सा ना पैराग्राफ फॉर्म से थोड़ा सा पॉइंटर फॉर्म में बनाने की कोशिश करी जो आपको थोड़ा याद रहे। करेक्ट है? बोलो कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट? व्हेन यू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और यू इन्वेस्ट इन अदर टेरिटरी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट और स्ट्रैटेजिक सेक्टर और स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक लोकेशंस, करेक्ट बात, विल बी फॉरवर्डेड टू एडी बैंक टू आरबीआई, आरबीआई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। What are the strategic sector? Energy, natural resources, mineral ores, submarine cables and startups. बहुत बढ़िया। अब अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बात है। बाकी सारे अप्रूवल जहां पर भी इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन से ज्यादा है, कितना? $1 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, 1 बिलियन। अरे यार, एक बिल्ला नहीं मेरे पास, देख रहा, बात कर रहे हो। तो $1 बिलियन से ज्यादा है, वहां पर आपको किसकी परमिशन लगेगी? आरबीआई। बट अगर वो नेचुरल गैस सेक्टर में है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में है, भले कम है या ज्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे अमाउंट नहीं बोला है, वहां पे थोड़ा भी लगा दिया, परमिशन लेनी पड़ी। बट अदर सेक्टर्स है और वो ऊपर में नहीं आ रहे, तो आरबीआई आपके प्रपोजल को स्टडी करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। सर हमने इंडिया में बैंक का पैसा डुबाया और यहाँ से पैसा लेके हम बाहर लगाना चाहते हैं, मान लिया जैसे लोग बैठे हैं, इनको भी कवर करना पड़ेगा। इधर के लोगों का बैंकों का पैसा डुबा रहे हैं, यूपी वगैरह की बात चल रही है। और मेरी बात समझना, करेक्ट है, यहाँ पर नजर नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नहीं, पेट दुखेगा तेरा। हाँ, तो ये देखो, मेरी बात समझना कि यहाँ से पैसा आपने यहाँ डुबा दिया
यहाँ डिफॉल्टर हो और पैसा लेके बाहर लगा रहे हो, ऐसे बहुत लोग करते हैं, अरे पैसा ही नहीं, पैसा नहीं होगा, संपत्ति खरीद रहे, ऐसे लोग रहते हैं, बहुत ढोकला रहे, पैसा नहीं, खत्म ही हो गया, खत्म, ऐसे बहुत रोना धोना रहता है। ऐसे ना लोग सही में ना जिंदगी में पैसा इतना जपा के रखते हैं ना, ऐसे भी रोना रहता है इनका। करेक्ट है बात? तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, हाँ, तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना, अकाउंट इज अपियरिंग NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 214 रुपये बैंक बैलेंस, और एक प्रैक्टिकल का 4,000 रुपये देना बाकी है, 4,000 देना बाकी है, 214 रुपये बैंक बैलेंस है, इंसॉल्वेंसी आ गई, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। करेक्ट है बात? या विलफुल डिफॉल्टर, जो खुद होके पैसे डुबाते, पैसे है बट देना नहीं चाहते हैं, समझे क्या मेरी बात? या जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो फाइनेंशियल सेक्टर, CBI, यू नो, देन इनकम टैक्स, इनकी निगरानी पर है, करेक्ट, ED की निगरानी पर है, बट अब ये लोग पैसे बाहर लगाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी NPA है, जो बेसिकली विलफुल डिफॉल्टर है, पैसे भर नहीं रहे, बोले जाओ जो करना है करो, हम पैसे नहीं देंगे, ऐसा एटीट्यूड है, क्या कर लेंगे देख लेंगे, करेक्ट है? या गवर्नमेंट की निगरानी पर है, ये ODI करना चाहते हैं, दे शुड गेट NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ के बैंकों का पैसा डुबा रहे हो, पैसे बाहर लेके जा रहे हो, हम होने नहीं देंगे, और आपको करना भी है तो बैंक से NOC लानी पड़ेगी। इज दिस क्लियर गाइस? ये देख लो एक बार, रिवाइज करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस गाइस, आ रहा है ना? नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा स्क्रैप कर दीजिए और ये मिठाई लीजिए ना। अब मैं क्या बोलूँ, पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। इजी है, आपने रेगुलर किया है, थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ लोगे तो इजी लगेगा, खुद पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, याद नहीं आता ना किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है जब सेल्फ स्टडी करते हो तो। इसलिए एग्जाम्पल्स लिखने का, बाजू बाजू में जो मैं बोलता हूँ ना, मालिया भाग गया, NPA हो रहा है, तो जल्दी याद रहेगा ऐसा। हाँ, वर्ड्स तो आ जाने चाहिए अभी, ये बात तो सही है, ठीक है? तो ये समझ गया। अब मोड ऑफ पेमेंट, पैसा कैसा लेकर जाओगे, जो भी करना है, जीपे नहीं कर चलता है यहाँ से अब्रॉड, जीपे नहीं करना है ना फोन पे करना है, आलिया भट्टे क्या? तो मेरी बात सुनो, फोन पे में है ना, तो अब ये देखो, रेमिटेंस शुड बी मेड थ्रू प्रॉपर बँकिंग चॅनल. आपले खिशात पैसे टाकून एअरपोर्टला नाही घेऊन जायचं, प्रॉपर बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी तो हवाला ट्रांजैक्शन माना जाएगा. करेक्ट है बात? या आपका ऑलरेडी फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो RFC अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उसमें पैसा है और फेमा के दायरे में आप लेके जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्वैप ऑफ शेयर्स, तेरा घर मेरा घर, मेरा घर तेरा घर, कैसा है ये गेम कैसा है? पासिंग द पार्सल. करेक्ट बात? जैसे टाटा मोटर्स 10,000 करोड़ की कंपनी है, सपोज जैगुआर एंड रेंज रोवर जो है, करेक्ट बात, ये 200 करोड़ की कंपनी एग्जाम्पल, तो इनके जो शेयर होल्डर है, इनको हमने टाटा मोटर के शेयर दिए और इन्होंने जैगुआर के शेयर टाटा मोटर को दिए. स्वैप ऑफ शेयर्स, मेरा शेयर तू रख ले, तेरा शेयर मुझे दे दे. टाटा मोटर ने खुद के शेयर फॉरेन इक्विटी होल्डर को दिए और फॉरेन इक्विटी वालों से जैगुआर के शेयर ले लिए. इस तरीके से शेयर स्वैप करके पैसा इंडिया के बाहर लगाए. करेक्ट बात? या ADR, GDR, ECB, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाहर से कर्जा रेस करके पैसा लगाए, बाहर शेयर लिस्ट करके शेयर बेच के जो पैसा मिला उससे पैसा लगाए. जैसे टाटा मोटर्स ने सपोज UK स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया GDR, और वहाँ से जो पैसा आया वहाँ से जैगुआर रेंज रोवर खरीदा. तो ये सारे माध्यम से पैसा इंडिया के बाहर लगा सकते हैं. कैश अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. कैश में कोई भी रेमिटेंस, देखो, इन्वेस्टमेंट बाय कैश इज नॉट परमिटेड. इन्वेस्टमेंट बाय कैश इज नॉट परमिटेड. टाटा मोटर का खुद का एक ब्रांच UK के अंदर एक शोरूम है, वहाँ पे टाटा मोटर का खुद का डायरेक्ट ब्रांच है. ब्रांच से जो कैश है, बोला जैगुआर के शेयर खरीद, नॉट अलाउड. ब्रांच के थ्रू आप ODI या OPI नहीं कर सकते. फिलहाल ODI की बात कर रहे हैं. आपका ऑलरेडी एक ब्रांच इंडिया के बाहर है, वहाँ पैसे आ रहे हैं,
खुद का डायरेक्ट ब्रांच है, वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे पैसा जमा हो रहा है, वो पैसों से आपने जैगोर के शेयर खरीदे, अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। आपने आपके ब्रांच को बोला शेयर खरीदने के लिए, वो भी नहीं चलेगा। तो देखो, नो रेमिटेंस शैल बी मेड बाय इंडियन पार्टी टू इट्स ब्रांच एंड फॉर मेकिंग दी, आपने ब्रांच को पैसा ट्रांसफर किया, ब्रांच ने शेयर खरीदे, वो चीज नहीं चलेगी। वेरी वेरी क्लियर गाइस। फिर नेपाल भूटान, ठीक है ना बात, फाइनेंशियल कमिटमेंट आप कर रहे हो, बट आपको रेगुलेशंस फॉलो करना है। कौन सा रेगुलेशन? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशन। उसको रेगुलेशन है ही नहीं, आपको ये सिर्फ नाम दिया है। एंड अगर आपका कोई भी पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया आपने, उसके ऊपर जो इनकम आएगी, आपने शेयर खरीदा, आपको डिविडेंड आएगा, आपने डेट दिया, आपको इंटरेस्ट आएगा, ये सब आपको किस में आना चाहिए? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। किस में आना चाहिए? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। व्हाट इज फ्रीली कन्वर्टेबल? 8-10 करेंसी जो पॉपुलर है उसी में आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, मोड ऑफ पेमेंट, मोड से पहले एनओसी। क्या एनओसी समझाए? इंडिया में आपका लोन अकाउंट एनपीए है, आप क्या विलफुल डिफॉल्टर हो, करेक्ट बात, या आपके ऊपर निगरानी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, करेक्ट बात। तो गाइस आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो जब तक आपने क्या लिया है? एनओसी नहीं लिया, करेक्ट बात। उसके बाद में जो भी पैसा प्रॉपर बैंकिंग चैनल फेमा के दायरे में, स्वैप ऑफ शेयर्स, एडीआर, जीडीआर, ईसीबी इशू करके जो भी पैसा आएगा उससे आप ओडीआई कर सकते हो, बट कैश में आपको कुछ भी रेमिट नहीं करना है। ब्रांच को पैसा देके वहां के शेयर्स नहीं करने हैं। नेपाल भूटान में अगर आप ओडीआई करने जा रहे हो, हमारे स्पेशल रेगुलेशन है आपके लिए, ये हमारे चहीते मुल्क है जिनमें हमारे संबंध अच्छे हैं, तो आपको वहां पर डॉलर्स की जरूरत है ही नहीं, इसलिए हमने रेगुलेशन लाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रेगुलेशन 2016। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम ड्यू होगा, करेक्ट है, तो वो आप किस में लाओगे? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। आ रहा है क्या? अब कैन यू ओपन अ अकाउंट आउटसाइड इंडिया फॉर डूइंग ओडीआई? यस। बैंकिंग चार्ज लगता है ना, यहाँ से पैसे डायरेक्ट भेजेंगे, बट यहाँ से वहाँ के बैंक में भेजा, वहाँ के बैंक से इन्वेस्ट किया तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है। अरे यूएस में एक अकाउंट खोला, इंडियन अकाउंट से यूएस अकाउंट में भेजा और यूएस अकाउंट से फिर शेयर्स लिए, तो थोड़े चार्जेस कम लगते हैं, कंप्लायंसेस कम होते हैं, प्रोसीजर्स कम होते हैं। इसीलिए हमने रेगुलेशन के तहत आपको एक फॉरेन अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ किया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंडियन पार्टी मे ओपन or hold and maintain a foreign currency account abroad for the purpose of making ODI, बट उनको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बाय रेसिडेंट इन इंडिया रेगुलेशन 2015। अकाउंट के लिए अलग रेगुलेशन है, छोटे छोटे रेगुलेशन, बट वो आपको नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। क्या नाम है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय रेसिडेंट इन इंडिया रेगुलेशन 2015, उसके दायरे में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? पक्का? सर आपने जिसने पैसा लगाया उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, क्या आप पे ड्यूटी है? जिन लोगों ने, जैसे टाटा मोटर ने पैसे बाहर लगाए, करेक्ट बात, आपने पैसे बाहर लगाए एफडीआई ओडीआई के फॉर्म में, आपने पैसे बाहर लगाए तो आप पे कोई ड्यूटी है। पहली ड्यूटी है कि आपने जो पैसा लगाया उसका एविडेंस एडी बैंक के पास लाके रखना पड़े। नहीं तो आपने पैसा भेज दिया, तारीख पे तारीख 2-3 सालों के पैसे बाहर है, हम शेयर कर देंगे बताएंगे, पैसे लगाए और कोई बता रहे और कुछ, एविडेंस लाके रखना पड़ेगा कि पैसा लगाया, उसकी पावती दो, शेयर सर्टिफिकेट लाओ, उसका एविडेंस लाओ, और वो एविडेंस हमेशा एडी बैंक के पास जमा रहेगा, आप नहीं रख सकते। ये देश की संपत्ति है, कल आपने खरीदा है, बट एंड ऑफ द डे कल फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इंडिया लड़ के पैसा ले सकता है, तो ये एविडेंस कहाँ पर जमा रहेगा? एडी कैटेगरी 1 में। तो आपने सबमिट द एविडेंस विद इन व्हाट टाइम? 6 मंथ्स। सर 6 मंथ्स में नहीं किया तो पैसा वापस इंडिया में रिपैट्रिएट करना पड़ेगा, या तो तुम मुझे एविडेंस दो, नहीं तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे एविडेंस नहीं दोगे तो तुम्हारा खून और पैसा मैं वापस लाऊंगा। समझे क्या मेरी बात? करेक्ट है। और ये रिटेन कौन करेगा? विल बी रिटेन बाय, करेक्ट बात। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फॉर्म एफसी फाइल करना। आपकी क्या क्या ड्यूटीज हम बता रहे हैं जो इन्वेस्टर है, आपको एक हमेशा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, पहचान नंबर, जो आपको हर जगह प्रिंट करना है। जो भी पैसा आ रहा है रेमिटेंस,
करेक्ट है? जो भी पैसा आपको भेजना है लेना है कंपल्सरली आपको यूएन नंबर कोट करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट ही आप भेज सकते हो। करेक्ट है? अलॉटमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अप्रूवल। अलॉटमेंट ऑफ यूएन आपको नंबर दे दिया कि इसका मतलब आपने ओडिया कंप्लाई किया, ऐसा नहीं है, बस वो एक यूनिक नंबर है, ये ट्रैकिंग नंबर है। आपको यूएन नंबर दे दिया मतलब जीत गए, आपने आरबीआई का पूरा कंप्लाई किया, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ नंबर एंड ये हम आपके प्रोसेस को स्टडी करेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर अलॉट करना मतलब आरबीआई अप्रूवल है ऐसा नहीं माना जाएगा। यूएन नंबर अलॉट हुआ, इज इट अप्रूवल बाय आरबीआई? नो, इट इज जस्ट अ ट्रैकिंग नंबर, इट इज जस्ट अ रेफरेंस नंबर। करेक्ट है बात? एंड द इश्यू ऑफ यूएन ओनली सिग्निफाइज द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि तुम्हारा एप्लीकेशन आ गया है, तुम्हारा रिकॉर्ड आ गया है, बस इतना आ गया है, इसलिए हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूआईएन। बताइए ये क्या है? ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन बताइए। सबमिट एविडेंस विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। नॉट सबमिटेड, रिपैट्रिएट। सेकंड क्या है? एविडेंस विल बी केप्ट विद एडी बैंक। थर्ड, फॉर्म एफसी भरना है आपको। फोर्थ, आपको एक नंबर, जब आप भरोगे फॉर्म एफसी आपको एक नंबर मिलेगा यूएन। क्या यूएन नंबर मिलने से आरबीआई परमिशन आ गई? नहीं आई, इट जस्ट एविडेंस कि आपने अप्लाई किया। करेक्ट बात? और जहाँ जहाँ भी आप रिपैट्रिएट करोगे, पैसा भेजोगे, लाओगे, रेमिटेंस करोगे, हर जगह पर आपको यूएन नंबर पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि देश की संपत्ति कितनी बाहर गई, तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी क्लियर कैसी हो गया? ऑब्लिगेशन। सर डिले इन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। करेक्ट है? रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ कैसे रिपोर्टिंग है, जस्ट 1 मिनट। रिपोर्टिंग, जितने भी ओडीआई करोगे आपको रिपोर्टिंग करनी है प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब मैनर। करेक्ट है? किसने प्रिस्क्राइब किया है? आरबीआई। देखो, ऑल रिपोर्टिंग with respect to overseas investment shall be made through AD Bank in prescribed manner and format provided by RBI। तो ये कौन बताएगा? RBI। करेक्ट है बात? उसके बाद में सिंपल बात है, आपने अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट दे दी तो लेने करने से पहले आपको फॉर्म फाइल करना है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म एफसी। बट आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, मतलब वहाँ की इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर दी है, तो ये भी बताना है। शादी करी है तो भी बतानी है, शादी टूटी है तो भी बतानी है। हमें बाद में नहीं पता चलना चाहिए। बैच टू बैच में, मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में चीज़ें बदली है तो बताइए। डिसइन्वेस्टमेंट 30 दिनों में तो बताइए, 6 महीने में कहाँ बता रहे हो भाई? 30 दिनों के अंदर जब हुआ है तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। अरे समझ रहे क्या मेरी बात? अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग, एमैल्गमेशन, मर्जर डीमर्जर हो गया, वो कंपनी किसी और ने खरीदी, उसके शेयर मिल गए आपको, तो ये भी 30 दिनों में आपको बतानी पड़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आपका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, शादी टूटने के बाद और कई शादी हुई है, तो ये भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? आपने एक यूएस कंपनी में से लगाया एबीसी एलएलसी, एबीसी एलएलसी खरीद ली XYZ एलएलसी ने, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो अभी आपके शेयर्स कैंसिल होके किसके शेयर मिले आपको? XYZ एलएलसी। तो ये भी जानकारी, आरबीआई नाराज बीबी की तरह है, हर बात बतानी पड़ती। समझे क्या मेरी बात? करेक्ट है? तो आपको मेरी बात समझना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर में करना है, और ऑब्वियसली वो फॉर्म एफसी है। और कब करना है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बट डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको बेचना पड़ा, आपको लगा कि शेयर प्राइस गिर रहा है, आप क्या हुआ? रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। तो जब भी होगा एटलीस्ट 30 दिनों में आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर में बताना पड़ेगा, एंड द प्रिस्क्राइब इज फॉर्म एफसी ओनली। वेरी वेरी क्लियर गाइस। ओके, तो देखो रिपोर्टिंग की बात चल रही है, जो भी पैसा लगा है इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है? आरबीआई। कौन से फॉर्म में करनी है? प्रिस्क्राइब। किस फॉर्म में, फॉर्मेट में करनी है? प्रिस्क्राइब। करेक्ट बात? एंड किसके थ्रू करनी है? एडी बैंक। डायरेक्टली रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। सर क्या रिपोर्टिंग करनी है? इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग। करेक्ट है? फाइनेंशियल कमिटमेंट वर्ड आ गया अपना। करेक्ट बात? वो करने से पहले डिसइन्वेस्टमेंट्स विद इन 30 days एंड रीस्ट्रक्चरिंग विद इन 30 days। अब एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, साल में एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट की परिस्थिति क्या है, शेयर गिरा है, एनिवर्सरी आ गई, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे आप। करेक्ट है? तो इसका भी आप फोटो डालोगे, सेलिब्रेशंस का, पार्टी भी दोगे। करेक्ट बात? तो ये आरबीआई बोलता है कि हमें एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताइए कि आपका साल, वार्षिक साल कैसा रहा है, शादी के बाद, इन्वेस्टमेंट्स के बाद, शादी मतलब इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट बात? एंड उसका रिपोर्ट आपको देना है, और अगर आपकी कंपनी ऑडिट में नहीं है तो सीए से ऑडिट कराना है
कि इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, करेक्ट है बात। उसके बाद अगर आपने IDR, व्हाट इज IDR? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अरे ढोकलो, IDR क्या होता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। मतलब क्या? बाहर की कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, NSE और BSE में, करेक्ट है? IDR, करेक्ट है? सपोज अमेजोन ने NSE में लिस्टिंग करी और सपोज हम सब ने उसके शेयर लिए। अब अमेजोन ने वो क्या कर दिया यहाँ पर, सिंपल बात है, कन्वर्जन कर दिया। देखो, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी थ्रू कन्वर्जन ऑफ IDR शैल बी, अब वो नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट किया है, डिपॉजिट रिसीट्स देंगे। अब वो नॉर्मल शेयर, मतलब उन्हें डिलिस्ट करके वहाँ शेयर ले दिया, बट आपको शेयर मिला, मतलब आप तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट अमेजोन इज आउटसाइड इंडिया, करेक्ट बात। तो गाइस सिंपल बात है, इसकी भी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं बताना है, हर बात नहीं बताना है। पोर्टफोलियोज फॉर शॉर्ट टर्म, बाय सेल एवरी 6 मंथ्स में बताना है। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की रिपोर्टिंग 60 डेज में करनी है। शॉर्ट टर्म जो रखते हैं रिलेशन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स लाइक सोहम, करेक्ट बात। तो एग्जाम्पल की तौर पे सोहम की बात करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फाइनेंशियल कमिटमेंट, इट इज़ अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जानकारी ये रोज, कल बोलेंगे सर कल कोई और शेयर लिया था, आज कोई और शेयर लिया है, परसों कोई और शेयर लिया है। मैं बोला भाई तू इतना मत बता यार, इतना टाइम मत व्यर्थ कर, 6 महीने में एक बार की पूरी बैलेंस शीट बता दे। तो RBI इतना खाली बैठा नहीं है। RBI बोलता है कि एवरी 6 मंथ्स रिपोर्ट अबाउट 6 मंथ्स विद इन 60 डेज। हाउ मेनी डेज? समय दिया है। सितंबर तो दिवाली तक बता दो, अक्टूबर नवंबर में दिवाली, 10 नवंबर को दिवाली है, ठीक है ना बात, तो तब तक बता दो, बट उससे ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि 60 डेज में भी चेंजेस बहुत होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट? तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब अप्रैल टू सितंबर कब तक बताना है? 60 डेज, अक्टूबर का 31 एंड 29 नवंबर, करेक्ट है? एंड अक्टूबर टू मार्च 60 डेज, अप्रैल का 30 एंड 30th मई, 6 महीने की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया रिपोर्टिंग खत्म। अरे एकदम इजी है ना। देखो रिपोर्टिंग क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, करेक्ट है बात, ODI क्या है, OPI क्या है, ओवरसी इन्वेस्टमेंट क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, करेक्ट है, मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है, करेक्ट है बात, उसके अकाउंट ओपनिंग करना अलाउड है क्या, देख लो एक बार तो देखो ये क्या बचा है, मैं देख लेता हूँ। इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गया, वैसे मेजर 1-2 चीज़ें छोटी मोटी है जो मैं देख लेता हूँ, बाकी अब एक बार देखो। काय टोमडा मारला मला सांग। नहीं फेंका बाकी है रे, सब फेंका बाकी। छोटी मोटी चीज़ है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ये है अभी भी बहुत है, रिपोर्टिंग हुआ है अभी तो, ठीक है। अब ये देखो, सुनो मेरी बात, मैं जानबूझ के ऐसा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। डिले इन रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग पढ़ा आपने कि भाई आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया है, एवरी 6 मंथ्स का 60 डेज में रिपोर्टिंग करना है। ईयर एंड 6 मंथ, हाफ ईयर कंप्लीट होते ही 60 डेज में, करेक्ट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर आपने क्या पढ़ा, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो 30 डेज, रीस्ट्रक्चरिंग हुई तो 30 डेज, फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया है, करने से पहले रिपोर्टिंग करनी, करेक्ट है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी या लेट करी है तो जब तक आप रिपोर्टिंग, देखो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज डिले इन फाइलिंग एंड सबमिटिंग द फॉर्म्स एंड रिटर्न, तो यहां पर उसे क्या पे करना पड़ेगा, लेट सबमिशन फी, खत्म हो गया। इतना सही दिया आपके इसमें, ये फैक्ट है। या देखोगे ना, देखो मोड ऑफ पेमेंट पढ़ा हमने, बैंकिंग चैनल, अकाउंट हेल्ड, करेक्ट है, वो सब वही है, ठीक है। प्राइसिंग, ये यहाँ पे देखो, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कैन यू ओपन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, यस, करेक्ट बात। फिर ऑब्लिगेशन की आपने एविडेंस लाना है 6 मंथ्स में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये, करेक्ट है, आपको UN नंबर मिलेगा, करेक्ट है बात। मैनर ऑफ मेकिंग, ठीक है, ये आपने देखा है। ODI एंड फाइनेंशियल आने वाला है, लिमिट्स आने वाला है, आएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रस्ट वगैरह आएगा, है मैंने डाला है,
ठीक है। रिपोर्टिंग में आपने डिले किया, क्या बोला इन्होंने, पे द लेट सबमिशन फी। उसके आगे लेट सबमिशन फी तो लगेगा और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगेगा। आपने आरबीआई का ईगो हर्ट किया है, आपने आरबीआई का फॉर्म्स फाइल नहीं किया है, तो हम आपका ईगो हर्ट करेंगे। आपको पहले लेट सबमिशन फी देना है। दूसरा, आपको कोई भी चीज़ बेचनी खरीदनी है, जब तक आप ओडीआई के पूरी फाइलिंग नहीं करोगे तब तक आप नई चीज़ नहीं कर सकते। टिल डेट फाइलिंग करो, पूरी जानकारी दो, उसके बाद ही आपको आरबीआई आगे की इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शैल नॉट मेक फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट। एक कमिटमेंट कर दी, उसमें फेल हो गए आप, एक कमिटमेंट उसमें आप फेल हो गए, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, तो वहां से बातचीत बंद हो गई, वो कंपनी नाराज है, आरबीआई नाराज है, करेक्ट है। तो आप दूसरी कमिटमेंट करने जा रहे हो, पुराने चिट्टे तो क्लियर करो, पुराने चीजें तो क्लियर करो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। पुराने पाप क्लियर करो, फिर नए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। थोड़ा समझ रहा है क्या? देखो, शैल नॉट मेक एनी फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट अनलेस डिले इन रिपोर्टिंग इज रेगुलराइज्ड। जो पुरानी रिपोर्टिंग क्लियर नहीं करोगे, नई फाइनेंशियल कमिटमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे। और एडी बैंक को भी बोल दिया हमने, जो अपने दोस्त यार दिलदार है, जो आरबीआई के खास दोस्त है, उनको क्लियर बोला है, शैल नॉट हेल्प, नॉट फैसिलिटेट व्हाट, करेक्ट है, इन रेमिटेंस, पैसा देने में, अनटिल एनी डिले इन रिपोर्टिंग इज रेगुलराइज। ना एडी बैंक मदद करेगा, ना आपको हम अलाउ करेंगे। आप ना नया कमिटमेंट दे पाएंगे, और पुराने कमिटमेंट की पूरी फाइलिंग करो, उसके बाद ही नई कमिटमेंट यहां पर आ सकती है। दैट इज द वेरी क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस। समझे क्या? अरे सच्ची समझे क्या? मस्ती ऐसी कर रहे बट समझ आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या पूरे ओडिया यश पे खत्म हो रहा है। ऑनलाइन जनता, हमारे नाम पे यश नाम का एक बंदा है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं कुछ नहीं बोला। इंस्टा आईडी भेज देता हूँ। आगे आते हैं रिस्ट्रिक्शन, कौन से एरिया में आप ओडीआई नहीं कर सकते? रियल एस्टेट, अरे बाहर वालों को हमने रियल एस्टेट एफडीआई अलाउ नहीं किया, बाहर वालों को हमने गैम्बलिंग बिजनेस में अलाउ नहीं किया, बाहर वाले को हमने, करेक्ट है बात, मतलब जनरली 2 सेक्टर में अलाउ नहीं, तो वो हमें क्यों अलाउ करेंगे? तो जैसे हम बाहर वालों को इंडिया में रियल एस्टेट में अलाउ नहीं कर रहे, इंडियन लोगों को बाहर रियल एस्टेट में पैसा लगाना अलाउड नहीं है, इंडियन लोगों को गैम्बलिंग बिजनेस में पैसा लगाना अलाउड नहीं है। और रूपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट बाहर बिक रहा है, उसमें क्यों डील करना, जब रूपी तो इंडिया में ही मिल जाएगा ना। फॉरेन डिनोमिनेटेड करेंसी है तो बात अलग है। ये सब पे रिस्ट्रिक्शंस है। कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर के रियल एस्टेट में नहीं लगाएगा, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर के गैम्बलिंग बिजनेस में नहीं लगाएगा, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर के रूपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाएगा। भाई रूपी क्यों लेके जा रहे हो, या डॉलर को कन्वर्ट करके रूपी क्यों लगा रहे हो? रूपी इंस्ट्रूमेंट तो इंडिया में है, तो आपको बाहर क्यों लगाना है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। बट अगर कोई बैंक है, एनबीएफसी है, इंश्योरेंस है, या गवर्नमेंट कंपनी है, इन पर ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, इनको थोड़ा फ्रीडम दिया है। पहली बात तो ये रियल एस्टेट करते नहीं है, बट फाइनेंस करते हैं, लोन देते, कर्जा, रियल एस्टेट के लिए कर्जा देना, करेक्ट है बात, ठीक है। तो ये लोगों को थोड़ा एग्जाम किया है, बट जनरली ये सेक्टर के लिए ओडीआई अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है क्या आपको? पक्का रिस्ट्रिक्शन क्लियर, पक्का डिले इन रिपोर्टिंग क्लियर। क्या लगेगा? लेट सबमिशन फी। और क्या नया फाइनेंशियल कमिटमेंट दे पाओगे? नहीं, जब तक पुराना डिले को रेगुलराइज नहीं करोगे। और एडी बैंक भी आपको कोई भी रेमिटेंस में मदद नहीं करेगा जब तक आप पूरा फाइलिंग अपडेट नहीं करोगे। रिपोर्टिंग क्या क्या करनी पड़ती है बताइए आप? डिसइन्वेस्टमेंट्स, रिस्ट्रक्चरिंग 30 डेज, करेक्ट बात। देन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एवरी 6 मंथ्स होने के बाद 60 डेज, एवरी 6 मंथ्स होने के बाद 60 डेज। वेरी वेरी क्लियर गैस, ऐसा करेक्ट। तो इस तरीके से पूरा अपना क्या चलता है यहाँ पर अंडरस्टैंड में पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक तरीके से ये पूरा आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, जो ऊपर ऊपर बताया मैंने। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन किस में? रियल एस्टेट बिजनेस, गैम्बलिंग बिजनेस, करेक्ट बात, ये समझे क्या? अच्छा 2 मिनट ब्रेक लेंगे, ऐसा 2 मिनट ऐसे बैठेंगे।
यस, सो आपने ब्रेक लिया है, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ये क्या था, रिस्ट्रिक्शन, करेक्ट है। कौन से सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकता है, जहाँ पर रियल एस्टेट है, गैमलिंग बिजनेस है, या जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो रुपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के बाहर क्यों पैसा लगाना है, इंडिया में लगाओ ना, करेक्ट बात। एंड बैंकिंग, एनबीएफसीज, गवर्नमेंट एंड किस है, इंश्योरेंस कंपनी को रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी, मतलब जैसे बैंक्स, नॉन बैंक्स, लोन्स, इंश्योरेंस, बाहर के इंश्योरेंस कंपनीज में पैसा लगाना है, बाहर के बैंक्स में पैसा लगाना है, बाहर के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में पैसा लगाना है, करेक्ट है। तो फाइनेंशियल सर्विस में आप पैसा लगाना चाहते हो तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, पहला, आप 3 साल पहले इंडिया में प्रॉफिट बना के दिखाओ, इंडिया में मुनाफा बना रहे, फिर एक बैंक में पैसा लगा रहे हो, आप बैंक चलाना चाहते हो, इंश्योरेंस चलाना चाहते हो, बहुत बड़ा सेक्टर होता है, इट्स नॉट अ जोक, वेरी टेक्निकल सेक्टर, इसमें चलाना बहुत मुश्किल है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री यूएस के अंदर इंश्योरेंस बेचना चाह रहा है, रिलायंस यूएस इंश्योरेंस, वहाँ पे कंपनी बना के इंश्योरेंस बेचना है, तो यहाँ से पैसे लेकर गया, तो रिलायंस को पहले इंडिया में 3 साल मुनाफा बताना पड़ेगा, तो रिलायंस को बोले ठीक है भाई, तेरा कदम अभी अच्छा है, अब तू बाहर जाके ये बिजनेस कर। दूसरा, आपको यहाँ पर, आप अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर वाले हैं तो आप इधर रजिस्टर्ड है, जैसे आरबीआई रजिस्टर्ड होना, आईआरडीए रजिस्टर्ड होना, यहाँ के रेगुलेटर के अंदर आप रजिस्टर्ड है, आपको यहाँ का लाइसेंस है। तीसरा, आप जहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ के रेगुलेटर से आपने परमिशन लिए और वहाँ के रेगुलेटर से भी आपने परमिशन लिए। जैसे इंडिया के अंदर बैंक्स के लिए आरबीआई या इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, तो आप बाहर के इंश्योरेंस में लगाना चाहते हो तो पहली बात तो आपने यहाँ के आईआरडीए से परमिशन लेना है, वो आपको स्टडी करेंगे कि आप इंश्योरेंस करने लायक हो या नहीं हो, तो आईआरडीए परमिशन देगा, प्लस यूएस का जो रेगुलेटर है वहाँ से आपने परमिशन ली है, तो आप इंडिया के बाहर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगा सकते हो। तो अगर आपको पैसा लगाना है, जैसे अगर एग्जाम्पल एलआईसी या पीएनबी मेट लाइफ, करेक्ट बात, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो यूएस के इंश्योरेंस में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, पीएनबी मेट लाइफ आपने पढ़ा, मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस यूएस की कंपनी है, यूके में काम करना चाह रही है कंपनी पीएनबी मेट लाइफ, करेक्ट है, यूके के अंदर इंश्योरेंस बेचना चाह रहा है, तो पहले तो वो पीएनबी मेट लाइफ क्या यहाँ के रेगुलेटर क्या रजिस्टर्ड है, क्या उन्होंने यहाँ के रेगुलेटर से परमिशन ली है, क्या इन्होंने इंडिया में प्रॉफिट प्रूफ किया है क्या, करेक्ट बात, और क्या वहाँ के रेगुलेटर की परमिशन ली है, हाँ, तो वो ओडीआई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओडीआई कर सकते हैं। वेरी क्लियर गाइस। अच्छा, जो एंटिटी ऑलरेडी बैंक और एनबीएफसी और बाहर बैंक एनबीएफसी करना चाह रहा है तो उनको आरबीआई परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो ऑलरेडी इंडिया में बैंक एनबीएफसी नहीं है, कोई दूसरा कारोबार कर रहा है, जैसे हम एकेडमी के बिजनेस में, हम कल उठकर इंश्योरेंस कंपनी डालना चाह रहे हैं, तो हमें 3 साल का प्रॉफिट का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस बताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ओडीआई कर सकते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी को 3 साल का प्रॉफिट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उनको आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। लेट मी टेक एग्जांपल, इंडिया में ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर वाले लोग हैं और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर वाले लोग हैं। फाइनेंशियल सेक्टर वाले लोगों ने आरबीआई और ये ना इनकी परमिशन ले ली, इनके कंडीशंस पे पैसा लगा सकते, प्रॉफिट हो या ना हो, वेरी क्लियर। बट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर वाले फाइनेंशियल सेक्टर में आना चाहते हैं, नॉन फाइनेंशियल वाले, जैसे अदानी ग्रुप, क्या फाइनेंस की कंपनी उनकी, कोई भी नहीं, एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज जो है वो अदानी इंश्योरेंस बेचना जा रहा है, और इंडिया में नहीं यूके में बेचना जा रहा है, तो पहले अदानी एंटरप्राइज को पहले 3 साल मुनाफा प्रूफ करना पड़ेगा। बट एक्सिस बैंक, एक्सिस इंश्योरेंस बेचना चाहता है यूएस में, तो वो लोग को आरबीआई के कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने हैं, 3 साल का प्रॉफिट का क्राइटेरिया उन्हें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं। पैसा का कौन से सेक्टर में लगा रहा है? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इंडिया के क्या इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर। तो कुछ कॉमन क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया? पहला 3 years प्रॉफिट, करेक्ट बात। सेकेंड, रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटर इन इंडिया। थर्ड, ऑब्टेन द परमिशन ऑफ रेगुलेटर इन इंडिया एंड रेगुलेटर इन द होस्ट कंट्री। खत्म है। बट बैंक्स एनबीएफसी को 3 years का क्राइटेरिया नहीं है, आरबीआई टर्म्स एंड कंडीशंस। बट अदर देन फाइनेंशियल सर्विस वाले फाइनेंशियल सर्विस में आना चाहते हैं तो पहले उनको 3 साल का प्रॉफिट प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद सर पैसा जो है ये आपने लगा दिया, दैट इज इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। जस्ट 1 minute, आई विल ओपन दिस। ये फाइनेंशियल, ये दिख रहा है आपको,
restrictions and prohibition, real estate, gambling and dealing in financial product to Indian rupee denominated. Clear guys? करेक्ट है. इसके बाद में और एक चीज़ समझना जो मैं बताना चाहूँगा. करेक्ट. वी आर पुटिंग द मनी इन विच सेक्टर? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. विच सेक्टर? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. करेक्ट है. इंडियन पार्टी नीड टू प्रूव प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 years. करेक्ट बात. रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर. टेकन द अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटर. करेक्ट बात. फिर नॉट एंगेज इन फाइनेंशियल सर्विस, उनको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट फॉर 3 years. करेक्ट बात. ऑलरेडी अ बैंक एंड NBFC, तो उनको रेगुलेटेड बाय RBI और RBI के टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे. वेरी क्लियर गाइस. उसके बाद में कितना पैसा लगा सकते हैं? लिमिट. ये लोग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कितना लगा सकते हैं? बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, 400% ऑफ द नेटवर्थ. कितना? नेटवर्थ. वेरी वेरी क्लियर गाइस. इनको यहां पर देखो, टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन पार्टी इन फॉरेन एंटिटीज taken together at the time of undertaking, commitment shall not exceed 400% of the net worth of the dated balance sheet as directed by RBI in consultation of the same. तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आपने लिमिट नोट डाउन कर लेनी है. कितनी लिमिट आपने लिख लेनी है? 400% ऑफ नेटवर्थ. इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हो. पैसा लगाएंगे कैसे? आप MOA साइन कर लो, कंपनी बनाकर मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन कर लो, या आप बिडिंग प्रोसेस में, किसी कंपनी नीलाम हो रही है, बिडिंग प्रोसेस में जाकर बिड लगा के कंपनी खरीद लो, कोई बात नहीं है. राइट शेयर्स आपको मिल रहे हैं, ऑलरेडी शेयर लगाए हुए और शेयर आपको मिल रहे हैं. आप इंडिया में हैं, US अमेजॉन में आपने शेयर खरीद के रखे, अमेजॉन ने राइट शेयर ऑफर कर रहे हो, खरीदो. करेक्ट बात. बोनस शेयर मिल रहा है, घर आई लक्ष्मी को कौन मना करेगा भाई? बोनस शेयर है, आने दो. करेक्ट. स्वैप ऑफ शेयर, तेरा घर मेरा घर मेरा घर, स्वैप ऑफ शेयर्स. करेक्ट बात. कैपिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट का कुछ पैसा आना बाकी है. टाटा मोटर ने कुछ कार बेची UK में, पैसा आना बाकी, वहीं के वही पैसा लगा दिया, बट उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. एंड मर्जर डीमर्जर एमैल्गमेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ABC LLC खरीदा XYZ LLC, तो अभी आप ऑलरेडी ABC LLC के शेयर होल्डर है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी US. तो अभी आपको किसके शेयर मिले? XYZ. तो वो हो गए आपको, वो क्या हो गया? मर्ज हो गया. तो आपको शेयर्स किसके मिले? XYZ. अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड. तो ये माध्यम से आप पैसा लगा सकते हो. क्या क्या बताइए? सब्सक्रिप्शन टू दी मेमोरेंडम, बिडिंग प्रोसेस, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, स्वैप ऑफ शेयर्स, कैपिटलाइजेशन, मर्जर डीमर्जर एमैल्गमेशन. रिपीट अगेन. सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम, बिडिंग, right shares, bonus shares, swap of shares, capitalization, merger, demerger, amalgamation. आ रहा है ना? जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो पॉज करके देख सकते हैं, बट आप लोगों को तो सुनना है ना. एक जिम्मेदारी निभानी है. दिख रहा है? लिमिट मैंने लिख दिया 400% ऑफ द नेटवर्थ. स्लाइड आगे पीछे हुआ है, ये स्लाइड इधर आना चाहिए था. फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के नीचे लिमिट्स कितना अलाउड है? 400% ऑफ द नेटवर्थ. बट महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, जो ऑलरेडी इंडिया के स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ऑयल गैस, इनको कोई लिमिट नहीं है. जितना पैसा ODI करना है करो, हम इनको रोकेंगे नहीं. प्लस करे, आपने जो कमाया हुआ पैसा बाहर ही रखा है, जैसे टाटा मोटर ने जैगुआर रेंज रोवर में पैसे लगाए, कई $1 million लगाए, उससे जो प्रॉफिट आया उसने रिटेन अर्निंग में रखा. FM, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. क्या होता है प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट? कीपिंग द प्रॉफिट इन द कंपनी. रिजर्व, प्रॉफिट का 2 है, डिविडेंड डिक्लेयर करो या रिजर्व में ट्रांसफर करो. तो रिजर्व में ही रखा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. हम इसको 400% में हम कंसिडर नहीं करेंगे, 400% ऑफ द नेटवर्थ में कंसिडर नहीं करेंगे. किसको? जो भी कमाए हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग क्या होता है? जो कमा के पैसा कंपनी में ही रखा है, वो पैसा हम 400% ऑफ नेटवर्थ में कंसीडर नहीं करेंगे. प्लस महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनी पे कोई लिमिट नहीं है. 400% ऑफ नेटवर्थ कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ये सब कौन से वाले? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वाले. ट्रस्ट सोसाइटी, हाँ, कौन सा रूट? अप्रूवल रूट, कंपल्सरी अप्रूवल रूट. फिर दूसरी बात, अगर उनको पैसे लगाने हैं, सेम सेक्टर, यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, वहाँ फॉरेन स्कूल खोल रहे हैं,
इंडिया में सारे ट्रस्ट सोसाइटी में स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, यहाँ का कॉलेज एक बाहर ब्रांच ओपन करना चाह रहा है, इसलिए पैसा बाहर लेकर गया। तो सेम सेक्टर, मतलब जो काम आप इंडिया में कर रहे हैं वही काम आप अब्रॉड करने वाले हो, तो हम आपको अलाउ करेंगे। दूसरा, आपको कम से कम 3 साल हो जाना चाहिए। तीसरा, आपके जो बेस डॉक्यूमेंट है, जैसे ट्रस्ट कोड, ट्रस्ट डीड, कंपनीज के लिए सेक्शन 8 के लिए मेमोरेंडम, और सोसाइटीज के लिए बायलॉज, इसके अंदर आपको ओडीआई करने की परमिशन होनी चाहिए। करेक्ट बात। फिर आपके ट्रस्टी गवर्निंग बॉडी ने अप्रूवल रेजोल्यूशन पास किया है। करेक्ट बात। और अगर आप वो सेक्टर स्पेशल लाइसेंस, जैसे एफसीआर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का लाइसेंस ले रखा है आपने, और आप पैसा आया और पैसा बाहर लेके जा रहे हो, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप पैसा इंडिया के बाहर लेकर जा सकते हैं। किसकी बात चल रही है? ट्रस्ट सोसाइटी, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा किस में आने वाले हैं? प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। और क्या क्राइटेरियाज है? जो काम हम यहां कर रहे हैं वही काम अब्रॉड करने वाले हो। जनरली हॉस्पिटल, स्कूल्स, एजुकेशन, इसके लिए होता है। करेक्ट बात। दूसरा, आपका मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल तो हो जाना चाहिए। तीसरा, आपके बेस डॉक्यूमेंट ने आपको परमिशन देनी चाहिए, मेमोरेंडम, देन व्हाट, क्या आएगा? ट्रस्ट डीड और बायलॉज। फिर आपने रेजोल्यूशन पास करना है गवर्निंग बॉडी ने, एंड अगर आपने कुछ एफसीआरए वगैरह के लाइसेंस ले रखे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हो? ओडीआई, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज आईएफएससी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जैसे गुजरात में बना ना गिफ्ट सिटी, मालूम? मोदी जी ने लॉन्च किया, मोदी जी इसकी ओपनिंग, गिफ्ट सिटी करके गुजरात में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया। सारे फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर आके, गिफ्ट सिटी, देख रहे हैं? फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंटरनेशनल, जितने भी गिफ्ट सिटी करके प्रोजेक्ट है जो मोदी जी ने, देखो, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी इज अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन इन गांधीनगर इन गुजरात। बहुत बड़ा तो ये लॉन्च हुआ है। करेक्ट बात। तो एग्जाम्पल है कि यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, करेक्ट बात, जबरदस्त बना हुआ है। जैसा अपना SEZ होता है ना, एक सेकंड, घर से कॉल है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती, कट गया। हाँ, तो जैसे अपना, हाँ इरफ का कॉल है, पक्की बात है, कट हुआ मतलब वाइफ थोड़ी ना। जैसे अपना एग्जाम्पल है कि एक तरीके से समझो मेरी बात, जैसे अपना SEZ होता है, तो एक ऐसा हब डिक्लेयर होता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। वहाँ पे सिर्फ ग्लोबल कंपनीज आकर बैठ सकते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस। हम चाहते हैं कि इंडिया एक हब बने और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर है वो लोग इधर आए, और एक एरिया को घोषित करते हैं, दैट इज IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये आपको कंपनी लॉ में भी आया होगा, ये आपको सिक्योरिटीज़ में भी आया होगा, आई डोंट नो आया कि नहीं आया, यू नो इट वेल। करेक्ट है। तो अगर ऑलरेडी ऐसा IFSC है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल कंपनीज आती है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आता है ना, क्रेडिट कार्ड, ये क्या है? इंडियन बैंक थोड़ी ना है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर एक बैंक है जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है। करेक्ट बात। तो हम ऐसे लोग को वेलकम करना चाहते हैं, आओ इंडिया के फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में पैसा लगाओ। करेक्ट बात। तो ऐसे सेक्टर में इंडियंस पैसा लगाना चाह रहे हैं, मतलब आप गिफ्ट सिटी की कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे हैं, आप गिफ्ट सिटी किसी कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? ये नई चीज आ गई और ईजी है, कोई टेंशन नहीं। ध्यान से सुनो, तो पहली बार तकलीफ है। यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू टेक द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर। इंश्योरेंस है तो IRD का परमिशन लो, बैंक है तो RBI का परमिशन, और वो 45 डेज में आपको अप्रूवल या रिजेक्शन दे देंगे। सर कुछ भी नहीं बोला तो डीम टू बी अप्रूवल। कौन पैसा लगा रहा है? हम लोग। हम कौन है? PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पैसा कहाँ लगा रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो इंडिया में ही है, बट वहाँ पे सिर्फ ग्लोबल कंपनीज आ सकती है, मतलब इट्स लाइक इंटरनेट, वो एक अलग टेरिटरी माना गया है। करेक्ट बात। तो उसमें उनको 5 साल टैक्स बेनिफिट है, 0 टैक्स भरना है, बहुत सारे ये एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है, ये है, वो है, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए। तो वो ग्लोबल कंपनीज फाइनेंशियल हब में पैसा लगाना चाह रहे हैं इंडिया के। करेक्ट बात। बट अभी क्या है, वहाँ पर आप पैसा लगाना चाह रहे हो उनके कंपनीज में, तो आप लगा सकते हो, बट आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो 45 डेज में अप्रूवल या रिजेक्शन देंगे। कुछ भी नहीं दिया, डीम टू बी अप्रूव। जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल बिजनेस में नहीं है, जैसे एक्सिस बैंक, ठीक है, गिफ्ट सिटी में पैसा लगाना चाह रहे हैं किसी कंपनी के साथ,
तो एक्सिस बैंक को पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट रिलायंस इंडस्ट्री गिफ्ट सिटी में पैसा लगाना चाह रहा है जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नहीं है, तो उनको नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो गिफ्ट सिटी वगैरह में पैसा लगा सकते हो। समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? करेक्ट बात। तीसरा, आप उनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। वो लोग मार्केट में म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, आप उनके म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगा सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरियाज फॉर ओडीआई इन IFSC बाय PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। चेक करो गाइस, अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का ना गाइस? अभी छोटे एक दो चीज़ें बची है, टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है? तो अब एक दो चीज़ें मैं ऊपर ही आइडिया दूंगा, जो रिपीटेशन एक्चुअली जो आपने पढ़ा है, इसलिए मैं इसको ये नहीं करूँगा। एक दो चीज़ नहीं भी है जो मैं बता दूंगा, लाइक प्राइसिंग गाइडलाइंस। प्राइसिंग गाइडलाइंस के लिए ये बोलते हैं कि फॉलो द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी फॉर वैल्यूएशन। हमने नहीं बताया जो इंटरनेशनली वाइडली एक्सेप्ट। अभी आप किसी के शेयर खरीद रहे हो, आप इंडियन हो और आप बाहर के शेयर खरीद रहे हो, तो उसके प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए, इसके लिए जो भी वर्ल्ड एक्सेप्टेड प्राइसिंग गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करेंगे, ये इन्होंने बोला है। करेक्ट बात। और इसको लेकर अब एडी बैंक विल पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव पॉलिसी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डायरेक्शन। वो लोग क्या है ये डायरेक्शंस में इशू करेंगे, वो डायरेक्शंस आपको दिए नहीं। कौन से डायरेक्शन? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन। समझे क्या? 2022 ना यार, हाँ करेक्ट है। तो ये डायरेक्शन है। तो क्या फॉलो करना अपने? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग गाइडलाइंस। तो इसमें इतना कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, करेक्ट है। इसके बाद क्या आप आपके इंस्ट्रूमेंट्स को बेच सकते हो? यस, सब्जेक्ट टू प्राइसिंग गाइडलाइंस, सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस। करेक्ट बात। ये आप बेच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। किसको बेच सकते हो? PRI को भी बेच सकते हो, PROI को भी बेच सकते हो। सोम ने शेयर्स खरीदे, सोम ने शेयर यूपी को बेचे, चलेगा। सोम ने शेयर सोहानी को बेचे जो PROI है, करेक्ट है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंपल बात है, ये देखो, अगर कोई कंपनी मर्जर अमेलगमेशन हो गई और आपको कुछ पैसे मिले, कि कुछ शेयर मिले, कुछ पैसे मिले, तो वो अलाउड है। बट वो मर्जर अमेलगमेशन डीमर्जर एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वहां की अथॉरिटी ने अप्रूव किया है तो हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। वेरी क्लियर गाइस। तो ये आपका कौन सा हो गया? ट्रांसफर गाइडलाइंस। करेक्ट है। एक लास्ट पार्ट है प्रॉपर्टी को लेकर, एक दो चीज मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। तो उसके साथ आपका पूरा ओडीआई का क्रक्स खत्म होता है। एक दो पैराग्राफ यहाँ वहां पे, बट क्रक्स खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल है, करेक्ट है। एग्जाम्पल ये है कि आपके रिलेटिव बाहर है और आपने उनका जॉइंटली प्रॉपर्टी, मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, मेरे भैया ऑस्ट्रेलिया में वो प्रॉपर्टी खरीद रहे, बट उन्होंने मेरा जॉइंट नाम डाला, मैंने पैसे नहीं दिए, बट एग्रीमेंट में दोनों का नाम डाला। माई रिलेटिव स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया, दे बाय अ प्रॉपर्टी एंड इन दैट प्रॉपर्टी दे पुट माई नेम। तो मैं कौन हूँ? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। प्रॉपर्टी किधर है? इंडिया के बाहर। अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड। वेरी क्लियर गाइस। अच्छा, इनहेरिटेंस, वारिसदार, करेक्ट बात। एग्जाम्पल है कि कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स है या उसके जो ग्रैंडफादर है वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, और उन्होंने उनके बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी दे दी या पोते के नाम पे प्रॉपर्टी दी, एज अ सक्सेसर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। RFC अकाउंट में पैसे रखे, आपने मेहनत करके डॉलर कमाया और वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। LRS स्कीम में जितना अलाउड है आप पैसा रेमिट करके पैसा लगा रहे हो। LRS याद आ रहा है? $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर, करेक्ट बात। आप पैसा लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सिंपल बात है, आउट ऑफ इनकम और सेल प्रोसीड ऑफ एसेट अक्वायर्ड ओवरसी, आपने कुछ बाहर कमाया और वहां से आप खरीद रहे हो तो भी अलाउड है। तो एज अ इनहेरिटेंस अलाउड है। RFC अकाउंट में पैसे है, वहां से खरीद रहे हो, अलाउड है। जॉइंटली रिलेटिव के साथ ले रहे हो, पैसे नहीं दे रहे तो भी
अलाउड है। आपने कुछ इनकम कमाया उससे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी अलाउड है, दैट इज़ वेरी क्लियर। तो ये ना सिर्फ डाला है इन्होंने, बट हमने ये फेमा में पढ़ा एक्चुअली। मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, इसको एज अ फेमा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ को 100% पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने ये पढ़ा, देखो 8 जुलाई 1947 से पहले जो प्रॉपर्टी है वो आप ओडीआई में, आपको कोई टेंशन नहीं, आप खरीद सकते हो। लीजिंग 5 साल के नीचे के लीज के लिए आपने प्रॉपर्टी बाहर भाड़े पे ली है तो आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, करेक्ट है बात। आप ऑलरेडी आप फॉरेन नेशनल को बट इंडिया में रहते हो, फिरंगी हो बट इंडिया में रहते हो, तो आप प्रॉपर्टी रख सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ ये सब है ना, है ये एलआरएस में भी है, एफएमआ में भी है, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हो? आप ऑलरेडी फॉरेन नेशनल हो, इंडिया में जॉब के लिए, बट आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने प्रॉपर्टी 8 जुलाई 1947 से पहले अक्वायर करी है, करेक्ट बात, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंटवारा ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में लीज के लिए 5 साल तक के लीज के लिए एफडीआई के अंदर पड़ा है, सब चीज़ है। जो एफडीआई वही ओडीआई है, इसलिए मैंने एफडीआई के अंदर जो प्रॉपर्टी का क्लॉज है ना, वही प्रॉपर्टी का क्लॉज ओडीआई में, ठीक है। तो एफडीआई के सेम पॉइंट्स ओडीआई में रिप्लिकेट हो रहा है, करेक्ट है। फिर आपने लीज पे प्रॉपर्टी ली है 5 ईयर्स, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक तरीके से। यस और नो? अरे हाँ या ना, करेक्ट बात। इनहेरिटेंस, वारिसदार की तरफ प्रॉपर्टी मिली है, या आपका आरएफसी अकाउंट में आपने कमा के रखा है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये सब फेमा के पार्ट है। उसके बाद जॉइंटली रिलेटिव के साथ प्रॉपर्टी लिए है, या जो भी प्रॉपर्टी इनकम कमाया। अच्छा, आपको बाहर क्या ओपन करना है? ओवरसी ऑफिस, करेक्ट बात। तो आपने आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करके प्रॉपर्टी ले सकते हो, हम आपको मना नहीं करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओवरसी ऑफिस ओपन करना है, आरबीआई डायरेक्शंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। वेरी वेरी क्लियर गाइस, ओके। क्या उस प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो? यस, करेक्ट है, एज पर द डायरेक्शंस। क्या वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो अपने ही लोगों को, इंडियन को ही, पर्सन रेसिडेंट? सोम ने फॉरेन की प्रॉपर्टी खरीदी, सोम ने मुझे गिफ्ट करी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया गिफ्टिंग टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी क्लियर गाइस, करेक्ट है। तो ये सारी बातें प्रॉपर्टी वाली, ये जो है ना, ये पॉइंट एफडीआई से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? एफडीआई। तो इसके साथ पूरा ओडीआई नया चैप्टर हो गया, और आपका कंज्यूमर का अमेंडमेंट खत्म हो गया है। ओडीआई तो चैप्टर ही नया है, मैं बोलूँगा, करेक्ट है, और ईजी है। थोड़ा शांति से नोट्स मैं आपको ड्राइविंग पे दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से एक बार रीड कर लेना, और चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका आज के आज ही। जितने बच्चे अमेंडमेंट देख रहे हैं तो क्या करो, एक 3 घंटे का स्पैन रखो, 1-1.5 घंटा वीडियो देखो, और 1-1.5 घंटे में सेल्फ स्टडी लेके चैप्टर खत्म करो, तो ही आपका काम होने वाला है। तो एक चैप्टर बढ़ता है ना, जैसे अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाती है। नहीं तो अपन डर डर के जीते, ये बचा है वो बचा है, इतना ही पढ़ के, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है, करेगा इस, चलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।